आपको पहले से क्या पता है, फिर उसके बाद जो नहीं पता वो चीजें फिर बताएंगे, ठीक है। तो 4 फरवरी इंटरनेशनली क्या है, वर्ल्ड कैंसर डे के लिए मनाया जाता है। अभी डे क्यों रखते हैं कि ये फलाना डे, ये डे है ना, ये डे का क्या पर्पज है, ताकि उस दिन आप कोई चर्चा कर सकिए, उस चीज बारे गलबात करके ਉਹਦੀ जानकारी ਆਪਾਂ ज़्यादा सारे समाज च फैला सकिए। इस करके एक नाम दे देने की ये वाला दिन इस चीज का ये मतलब है इसका, राइट। सो 4 फरवरी को दिन फिक्स करता है कि इस दिन कैंसर के बारे अवेयरनेस अपने फैलानी है, लोगों को जागरूक करना है कि क्या चीज है, क्योंकि कैंसर एक बहुत सबको एक तरह की सबको बड़ी बीमारी बनी हुई है दुनिया जी। कैंसर का रोग ਜਿਹੜਾ है बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो बहुत लोगों की जान भी इस करके जाती है। तो ये इलाज लिए बहुत ज़्यादा खर्चा भी होता है, इलाज औखा भी होता है, तो इस करके ये बारे अपन जानना जरूरी है, क्योंकि ये बाई चांस है किसी में भी हो सकता है। पर ये आप हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि क्या है, क्यों है, किमें डायग्नोज करना है, किमें इलाज करना है, तो दूसरे क्या कारण हो सकते हैं। रेज योर हैंड्स, हाथ खड़ा करो, कोई कारण दसो कि कैंसर किस वजह ना ले। यस, सबसे बड़ी बात तो उसने बता दी, और उसने बिल्कुल सही बोला। ये कैंसर जो है लगभग 40 से 50% लोग जिनको कैंसर होता है उसका मेन कारण ही तंबाकू है। तंबाकू क्या है, तो जर्दा खाते हैं जो तंबाकू चबाते रहते हैं, है ना। ये में मजदूर लोग और इधर में बिहार की साइड पे बहुत ही ज़्यादा उनको आदत है ना, जो अपनी इधर के लिए आते हैं लोग। पंजाबी लोग तो इतना नहीं करते, बट उधर वाले वो ज़्यादा करते हैं, तो ये बहुत बुरी आदत है, इसको छोड़ना है। और स्मोकिंग, सिगरेट और बीड़ी स्मोकिंग जो है उसमें भी जो तंबाकू है ना, जो स्मोक करते हैं, तो तंबाकू में क्या होता है, निकोटीन और कुछ और केमिकल्स होते हैं जिससे उसकी हैबिट बढ़ जाती है। तलब बोलते हैं ना, अगर ना पियो तो लगता है नहीं अंदर से कुछ हो रहा है, पी तो हैबिट फॉर्मिंग नहीं है, तो उसको छोड़ना बड़ा जरूरी है। अगर लंबे समय स्मोकिंग करते रहेंगे तो स्मोकिंग से और तंबाकू से कौन कौन से कैंसर हो सकते हैं, और कौन बताएगा। गले का, बिल्कुल सही, मुंह का, गले का, इधर वॉइस बॉक्स का, लंग्स का, यस, फेफड़े, लंग्स मतलब जहाँ सांस लेने को लंग्स में जाती है ना ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड पाइप, पेट, पैंक्रियास, डाइजेशन है ना, तो जो खाना पचता है उसके ऑर्गन्स हैं, खाना पचाने में जो साइड, पैंक्रियास एक ऑर्गन है, एक यूरिनरी ब्लैडर एक ऑर्गन होता है जो आप पेशाब की थैली बोलते हैं, किडनीज, तो कई ऑर्गन्स के कैंसर जो है स्मोकिंग की वजह से और तंबाकू की वजह से ज्यादा। अब बताओ, अगर स्मोकिंग ही खत्म हो जाए तो कितना % कैंसर कम हो जाएगा हमारे देश में? बोलो 40%, 50% तो स्वाद, पर होता नहीं है, तो क्यों नहीं होता? लोग नहीं छोड़ते तो फैक्ट्री को बंद करा सकते हैं, हाँ, उसके लिए कोई धरना नहीं करता। हाँ, हुए थे ना इतने धरने हुए थे, फार्मर्स धरने, ये धरने, पर स्मोकिंग बंद करने के लिए भी धरना होता ही है। ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? फिर ये बात आप एक बच्चे ने कम से कम 10-10 जनों को बतानी है, डिस्कस करनी है। डॉक्टर साहब ने अपने घर में जानकारी जो है वो बढ़ाना। आप लोग मैसेंजर हो ना, आगे जाके कि 100 लोगों को बताओगे तभी समाज में बड़ा होगा। जब लड़की को पता लगता है ना, लेडीज को जब पता लगता है पूरे परिवार की एजुकेशन हो जाती है। जेंट्स को पता लगता है तो सिर्फ उसी को पता लगता है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो आपको पता लग रहा है तो मतलब पूरे परिवार को पता लग रहा है, तो उसका बहुत फायदा होगा। तो स्मोकिंग, तंबाकू, इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है और सोसाइटी में प्रेशर बनाना है कि इसको बंद किया जाए, ठीक। तो वैसे ही इसका कम हो जाएगा ये सारा। अच्छा, और कारण, स्मोकिंग, तंबाकू एक हो गया, अब नेक्स्ट कुछ और सोचो। शराब, यस। तो अल्कोहल एक और कारण हो गया। अब अल्कोहल भी एक तो
अच्छा, स्मोकिंग जो है ना, कैंसर के अलावा हार्ट की प्रॉब्लम, ब्रेन के अटैक, फेफड़ों की बीमारियां, सीओपीडी, ये सब भी करती हैं, सिर्फ कैंसर नहीं है। इसी तरह से अल्कोहल भी खराब है, वो भी कैंसर का इंसिडेंस भी बढ़ा रही है, और अपना लिवर भी डैमेज होता है। और एक ये वैसी, इससे सोशल लेवल, एक सामाजिक बीमारी भी तो है ना अल्कोहल जो है। अब कई लोग क्या करते हैं, इतनी शराब पीते हैं, बेसुध हो जाते हैं, उनको होश नहीं है, घर में मारपीट कर रहे हैं, और जो पैसा बच्चों की पढ़ाई पे खर्चा करना है वो शराब पे खर्च कर रहे हैं। इतना तो कमा भी नहीं रहे कई लोग जितना शराब पे खर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर बंसल साहब आ गए हैं, जोरदार क्लैपिंग कीजिए। ठीक है, तो स्मोकिंग और अल्कोहल दो मेन कारण है जिनके खिलाफ हमारी लड़ाई है। ठीक, अब तीसरा क्या है? यस, ड्रग्स। यस, ड्रग्स एक बहुत बड़ा सोशल लेवल है। सो केमिकल्स, when you say ड्रग्स ना, उसके अंदर एक केमिकल्स भी ज्यादा है ना हमारी। तो हमारी जो हमारा खाना पीना है उसमें बहुत ज्यादा आजकल केमिकल्स मिले हुए हैं। एक तो खेतों में केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है, क्या क्या छिड़क रहे हैं उसमें, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, कीटनाशक जो है ना, जो कीटनाशक और ये जो इंसेक्ट्स को मारने वाली दवाइयां हैं जो हम पौधों पे छिड़क रहे हैं, फसलों पे, वो भी तो फल सब्जी में जा रही है ना वो। और वो फल सब्जी किसके अंदर जा रही है, और वो केमिकल कहाँ जा रहा है, और वो जो छिड़क रहे हैं वो मिट्टी में भी जा रहा है और ग्राउंड वाटर में भी जा रहा है। सिर्फ बारिश होगी, पानी अंदर गया जमीन के, तो सारा समय चला गया क्या नहीं। तो फिर अब इससे निपटने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका इस्तेमाल बंद होना चाहिए ना। yes, और ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए। yes, तो अब ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए कोई डरना हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो हमारा फोकस करना क्या है और कर क्या रहे हैं, है ना? इसके लिए सोसाइटी धरने नहीं कर रहे, ये केमिकल बंद करो, हमारी सेहत खराब हो रही है। इतना तो फार्मर्स को केमिकल डाल के इतनी फसल नहीं पैदा कर रहे जितना बीमार होकर हॉस्पिटल का खर्चा कर रहे हैं। तो जो वहां कमाने हैं वो यहाँ निकल रहा है बीमार होकर। तो इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ना है। ये सारा जो केमिकल का है, और इससे क्या हो रहा है, हमारा हवा भी पोल्यूटेड है ना, प्रदूषण है ना। तो धरती का, पानी का, हवा का, सारी चीजों का प्रदूषण है, और ये सारा भी हमारी सेहत को खराब कर रहा है। तो अब आपने 3 तो बहुत बड़े कारण पकड़ लिए। आगे जंक फूड। यस, जंक फूड क्या क्या होता है बोलो? कौन कौन सी चीजें जंक होती है? करके हाथ खड़ा करके तली चीजें। यस, सिर्फ पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह। बिल्कुल सही है। तो ये जंक क्यों बोलते हैं इसको? इससे पेट तो भरते ही है। हाँ, तो कैसे लगती है? कैसे बना रहे हैं, किस हाथ से बना रहे हैं, कौन से पानी से बना रहे हैं, और एक ऑयल बार-बार यूज हो रहा है। एक तो गर्म कर करके ऑयल बार-बार यूज हो रहा है, उसकी क्वालिटी खराब हो रही है। और क्वालिटी वैसे भी क्या है, जो बाजार में चीज बनाएगा उसको तो अपना खर्चा कम से कम करना है ना, और कमाई ज्यादा से ज्यादा करनी है। वो आपको सबसे अच्छी चीज थोड़ी देगा। जो घर में मम्मी बनाएगी या खुद बनाओगे वो ज्यादा साफ सुथरा होगा। तो जंक फूड वो है जिसमें विटामिन मिनरल की कमी है, जिसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर या इस तरह की फैट्स हैं, राइट। तो जो विटामिन मिनरल जो होते हैं ना, वो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं बीमारियों से। तो वो किस में होते हैं? फलों में या सब्जियों में, स्पेशली पत्तेदार सब्जियां या रंग बिरंगे फल सब्जियां, उसमें ये इन चीजों की मात्रा ज्यादा है, जिससे कि हमें हमारे शरीर की रक्षा होती है, हमारी सेहत ठीक रहती है। हमारे खाने में जैसे हल्दी का इस्तेमाल करते थे ना, अब हल्दी जो है कैंसर से बचाती है। अब तो कैप्सूल्स में भर के आती है हल्दी, बाजार से कैप्सूल में खरीदो, कहाँ हम खाने में डालते थे। ठीक है, अब यूएसए हमें बता रहा है कि हल्दी का इस्तेमाल करो, जो कि ट्रेडिशनली हमारे खाने में है, हमारे कल्चर में है, पर उन चीजों को हम
भूल जाते हैं, राइट। तो कई चीज़ें जो हैं, जो ये हमारे जो स्पाइसेस हैं, हल्दी जैसी जो चीज़ें हैं, हल्दी है, इलायची है, तुलसी है, ये सारे प्रोटेक्टिव केमिकल्स हैं। और जितनी फल सब्जियां हैं वो हमें बीमारियों से बचाते हैं। और जितना हम खाने को ज़्यादा पका पका के खाते हैं, उससे भी विटामिन मिनरल खत्म होते हैं, खराब होते हैं। हमने खाना बना लिया, फ्रिज में रख लिया, फिर गर्म करके खा लिया, फिर बच गया, फिर फ्रिज में रख दिया, फिर गर्म करके खा लिया, उससे सारे विटामिन गर्म कर करके खत्म। आपने खा तो लिया पर आपको उसकी क्वालिटी नहीं मिली, तो इसलिए खाने को बार बार नहीं करना है। और जितना खाने को हम प्रोसेस करते हैं, लाइक जैसे चावल है, अब चावल पॉलिश्ड राइस आता है, पॉलिश्ड राइस में भी ऊपर की लेयर निकल गई, इसमें भी विटामिन मिनरल कम हो गई। और जितना खाना हम प्रोसेस करते रहेंगे, डब्बा बंद करेंगे, उतनी उसकी क्वालिटी नीचे जाएगी, उसमें उतना हमें इतनी वैल्यू नहीं मिलेगी उसमें से। तो ताज़ा चीज़ें और जहाँ तक हो सके कच्चे फल सब्जियाँ जितना हम खा सकते हैं, सैलड्स हैं, गाजर है, मूली है, इस तरह से खीरा है, टमाटर है ना, सैलड्स है ना, जो सलाद के तौर पे खा सकते हैं। और फल तो वैसे ही खा सकते हैं, राइट। सो केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करना, ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है और कच्चे फल सब्जियों का सेवन ज़्यादा करना है, शुगर्स और फैट्स को कम करना है, ठीक है। कभी कोई बर्थडे है, कोई पार्टी है तो खा लिया, पर रोज़ नहीं करना है। अगर रोज रोज मीठा खाते रहेंगे तो मोटापा बढ़ेगा। तो अब आ गया नंबर एक और कारण, जंक फूड के बाद मोटापा। सो ओबेसिटी जो है, मोटापा भी एक कारण है जिसमें कि कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता है। तो मोटापे से भी बचना है, चुस्त रहना है। और उससे कैसे बचना है? एक्सरसाइज और एक्सरसाइज। तो हफ्ते में 4-5 बार एक्सरसाइज जरूर करनी है, अपने शरीर को चुस्त फिट रखना है। तो ये सब करने के लिए तुम्हारा लाइफस्टाइल तो हो गया मॉडिफाई, है ना। जंक से बच गए, केमिकल नहीं लिए, योगा किया, एक्सरसाइज की, अच्छा खाना खाया, तो सेहत अपने आप ठीक रहेगी, राइट। अब एक और इम्पोर्टेंट कारण है, वो जो बताएगा उसको हम मानेंगे कि उसने सबसे इम्पोर्टेंट कारण बताया। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट, तो एक और इम्पोर्टेंट है। अब ये कौन बताएगा? हाँ, तो काफी नजदीक पहुंच गई है। तो सबसे बड़ा कारण पता है क्या दुनिया में प्रॉब्लम्स का? प्यार की कमी है ना, उसी से डिप्रेशन है, स्ट्रेस है। तो अगर प्रेम करोगे ना, प्यार रखोगे, तो कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है, ठीक है। ये सारी फसाद की जड़ जो है, इट इज लैक ऑफ लव। प्रेम की जो कमी है, उसकी वजह से सारी बीमारियां हो रही हैं, है ना कि नहीं? पॉसिबल है कि नहीं है? सोचना इस बारे में। सो लैक ऑफ लव, क्योंकि हमें क्या है, हमारी प्रॉब्लम्स कहाँ है? हमारे रिलेशनशिप्स में है। हमारे जो सगे संबंधियों के साथ प्रॉब्लम्स है ना, उसकी वही जड़ है सारी प्रॉब्लम्स की। वहीं पे कुछ ना कुछ है, वही स्ट्रेस है, वही डिप्रेशन है, उसी से हम दुखी हैं। या तो किसी से हम जेलस हो रहे हैं कि यार इसके पास इतना क्यों है, मेरे पास नहीं है, या किसी से हम उसने मेरे लिए ये नहीं किया, है ना। भाई भाइयों की लड़ाई हो रही है, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रही है, माता पिता से खुश नहीं है। तो ये सारी जो रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से दिमाग पे स्ट्रेस है, उसकी वजह से भी बीमारियां ज्यादा बढ़ती हैं। अगर वहाँ हम खुश रहे ना, सारे रिलेशंस को अच्छा रखें, ठीक रखें। एक अनकंडीशनल लव सुना किसी ने? अनकंडीशनल लव, बिना बिना शर्त का प्रेम, है क्या होता है? मम्मी पापा को देते हैं ना, इसलिए प्यार करते हो। कल तो मम्मी ने कहा ना कि तेरे को मैं कुछ नहीं दूंगी, फिर देना प्रेम। तो अनकंडीशनल लव मतलब कि आप मेरे को चाहे कुछ भी मत दो, फिर भी मैं प्रेम करूंगा, है ना, उसको बोलते हैं अनकंडीशनल लव। बट अभी यहाँ क्या है कि अगर कोई हमें मिलता रहेगा तो हम प्रेम करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं, हाँ? तो अनकंडीशनल लव भी एक्सपीरियंस करने की चीज है, वो भी किस्मत वालों को मिलता है, हाँ? तो ये सोचना है ना, ये अभी डिस्कस नहीं कर सकते हैं इतना, इसके बारे में आपको
अपने अपने जीवन में सोचना पड़ेगा कि क्या होता है, कैसे मिलेगा। ठीक है, तो अभी कुछ कैंसर के लक्षणों की बात करें तो कैंसर के लक्षण कौन बताएगा? तो कैंसर ना एक बीमारी नहीं है, कैंसर हर ऑर्गन का अलग होता है। लाइक ब्रेन का कैंसर अलग है, मुंह का अलग, गले का अलग, फूड पाइप का अलग, ब्रेस्ट कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, लिवर, पैंक्रियास, मतलब शरीर में जितने अंग हैं उनका अलग अलग तरीके का कैंसर है। और कैंसर सेल की क्या खासियत है कि वो सेल्स मल्टीप्लाई करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, वो मरते नहीं है। और वो ना भूल जाते हैं कि हमें एक तरीका है कि जब सेल का जन्म हुआ तो सेल की डेथ होनी चाहिए, तो उसकी डेथ नहीं होती है, वो 1 से 2, 2 से 4 मल्टीप्लाई कर करके बढ़ते रहते हैं। तो हर ऑर्गन में जहाँ कैंसर बनेगा जिस ऑर्गन में, तो उस ऑर्गन के कुछ लक्षण हो जाएंगे, सिम्टम्स शुरू हो जाएंगे, राइट। और जिस ऑर्गन में वो स्प्रेड कर जाएगा, ब्लड के थ्रू आगे चला जाएगा, तो उस ऑर्गन के फिर हो सकते हैं स्प्रेड कर सकते हैं ना, तो जिसको बोलते हैं स्टेज 4 कैंसर जो स्प्रेड कर जाता है, राइट। सो लक्षण कहाँ से पीछे से बताया कोई? सबसे पीछे, यस, पकड़ी गई। हाँ जी बेटा बताओ, आपको कोई लक्षण पता है? क्या हो सकते हैं लक्षण? सुना है कभी? अच्छा बैठो आप। और कौन बताएगा? कैंसर के बारे जिसको थोड़ा बहुत बताओ। बताओ। वो भी पता। सर बाल झड़ जाते हैं, हाँ? वीकनेस आ जाती है, बाल झड़ जाते हैं। बाल, हाँ, ट्रीटमेंट से बाल झड़ जाते हैं, यस। सर वीकनेस आ जाती मुंह से ब्लड आ सकता है, तो ब्लीडिंग। तो अभी एक लक्षण ब्लीडिंग है, मतलब कैंसर भी एक अल्सर जैसे हो सकता है ना, घाव जैसे हो सकता है। तो जिस ऑर्गन में भी कैंसर है उस ऑर्गन से ब्लीडिंग हो सकती है। मान लो किसी के नाक में, मुंह में छाला हो गया, छाला तो ठीक नहीं हो रहा, धीरे धीरे साइज बढ़ जाता है जब मल्टीप्लाई करते हैं, तो उससे ब्लीडिंग हो सकता है। तो अपना आंख का कैंसर हो सकता है। तो जिस जहाँ भी जिस ऑर्गन में है ये अल्सर, वहाँ से ब्लीड करके तो ब्लीडिंग कहीं ना कहीं नजर आ जाएगी, राइट। तो ब्लीडिंग और अल्सर जो घाव ठीक ना हो वो एक कैंसर की निशानी हो सकता है। सारे अल्सर कैंसर नहीं होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि छोटा सा अल्सर हुआ और रोने बैठने में कैंसर हो गया, ऐसा नहीं। जो अल्सर साइज बढ़ रहा है, ठीक नहीं हो रहा, तो उसकी जांच करा लेनी चाहिए, ठीक कैंसर हो सकता है। और तो ऊपर से शुरू करते हैं, ठीक है, तो भूलेंगे नहीं। तो जैसे ब्रेन का मान लो कैंसर होता है तो हेडेक और उल्टी आना ऐसी सिम्टम हो सकती है, या कोई शरीर का हिस्सा कमजोर हो सकता है, क्योंकि ब्रेन में ही सारा कंट्रोल है ना सारे शरीर का। अगर एक जगह भी ट्यूमर बन गया तो उस हिस्से का पैरालिसिस हो सकता है और सिर दर्द हो सकता है। मान लो कि सिर दर्द ठीक ही नहीं हो रहा, लगातार होता ही रहता है, तो हमें ब्रेन का एक स्कैन वगैरह करके हम देख सकते हैं कि ब्रेन का कोई कैंसर तो नहीं है, राइट। और मुंह और गले के कैंसर है वो तो अल्सर दिख ही जाएगा, मुंह में, जीभ पे। आवाज बैठ जाना, मान लो आवाज बैठ जाती है वॉइस बॉक्स के कैंसर में, तो ऐसे भी तो गला खराब होता है ना, गोलगप्पे खा लो तो आवाज बैठ जाती है, होता है ना, वो है किसी का तो आवाज बैठ जाती है पर ठीक हो जाती है कुछ दिनों में। पर अगर ठीक नहीं होती तो फिर अंदर से दूरबीन से जांच करके देख सकते हैं कि गले में कोई अल्सर तो नहीं। अब अगर मान लो खाना फंस रहा है यहाँ पे, है ना, खाना खाते हैं, मान लो रोटी खाई पर रोटी की रोटी अंदर नहीं जा रही, या फिर पानी पीना पड़ता है उसको नीचे उतारने के लिए, या फिर बिल्कुल नहीं जा रही, सिर्फ लिक्विड ही जा रहा है, पानी जा रहा है पर सॉलिड नहीं जा रहा, तो फूड पाइप का कैंसर हो सकता है। अगर खाना हजम ही ना आए, वजन कम होता रहे, भूख लगनी बिल्कुल बंद हो जाए और कमजोरी आती जाए, तो ये भी लक्षण जो है फूड पाइप का कैंसर, पेट का कैंसर, पैंक्रियास का, कई तरह के कैंसर में ना भूख कम हो जाती है और वजन कम हो जाता है, राइट। और एक इम्पॉर्टेंट है लंग कैंसर, बड़ा कॉमन है, जो कि स्मोकिंग की वजह से हमने बोला ना कि हो जाता है। तो उसमें सांस फूलना, खांसी रहना, खांसी ठीक ना होना, बलगम में से खून आना, ये लंग कैंसर के लक्षण है, राइट। और ब्रेस्ट कैंसर जो है, स्तन कैंसर बहुत कॉमन है लेडीज में, और उसमें क्या होगा, ब्रेस्ट में गांठ बन जाती है, राइट। तो
ब्रेस्ट में भी ना गांठें बनती रहती हैं, कई हर गांठ कैंसर नहीं होती है, हर गांठ से घबराने की जरूरत नहीं है। पर फिर गांठ ऐसी है लाइक मान लो 40, 50, 60 साल की एज में है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यंग लोगों में ब्रेस्ट कैंसर इतना कॉमन नहीं होता, तो उम्र के साथ उसका इंसिडेंस बढ़ता है। तो ब्रेस्ट में अगर कोई गांठ आ रही है या निपल चेंज हो रहा है या अंदर को धस जाता है या बगल में, ब्रेस्ट की गांठें बगल में स्प्रेड कर सकती हैं, एक्जिमा में वहाँ पे lymph node बन सकते हैं। तो कोई भी कैंसर है उसके साथ के ऑर्गन में lymph node भी आ सकते हैं, गांठें छोटे-छोटे गांठें बन जाती हैं। अगर ऐसा कुछ बगल में गांठ है, ब्रेस्ट में गांठ है, उसके भी तुरंत जांच चाहिए। तो इसके लिए अल्ट्रासाउंड, मैमोग्राफी, कुछ बड़े सिंपल टेस्ट हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हैं, थोड़ा आसानी से हो जाता है उसके लिए, तो तुरंत उसकी जाँच चाहिए, राइट। तो ब्रेस्ट कैंसर तो बहुत ही कॉमन है, उसको मिस नहीं करना है। कहीं होता है किसी को कोई गांठ है तो शर्म ना करो, उसको जल्दी से चेक करा लेना चाहिए, राइट। और पेट के कैंसर मैंने बताया ना कि इसमें भूख कम हो जाएगी और वजन कम हो जाएगा। कई बार पेट में पानी भर जाता है कैंसर की वजह, या दर्द हो जाती है पेट में, या जैसे कब्जी हो जाती है। अगर कब्जी हो जाए, पॉटी पास ही ना हो, है ना, तो वो भी आँख के कैंसर का लक्षण हो सकता है। और लेटरिन में खून आना एक और उसका लक्षण हो सकता है कैंसर का, तो उसको भी फिर दूरबीन से जांच कर लेते। इस तरह के कैंसर होते हैं ना, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, दूरबीन, जो एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी बोलते हैं, उन टेस्टों से बड़ा इजीली पता लग जाता है। और लेडीज में ना जो यूट्रस और सर्विक्स ऑर्गन्स हैं, जो बच्चेदानी और उसका मुंह जो सर्विक्स है, वो कैंसर भी कॉमन है। उसमें भी ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। जो मंथली ब्लीडिंग के अलावा अगर कोई ब्लीडिंग हो रही है, उसकी भी जांच करना ज़रूरी है कि एक्स्ट्रा ब्लीडिंग क्यों हो रही है। उसको भी गायनी वाले डॉक्टर बड़ा इजीली देख लेते हैं, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन में भी पता लगता है। तो ये कैंसर तो बहुत आसानी से डायग्नोज हो सकता है और इसको जल्दी डायग्नोज करना ज़रूरी है, क्योंकि कैंसर का इलाज है ना स्टेज पे डिपेंड करता है। तो हमने कोई कैंसर की तो बात कर ली है, काफ़ी सारे कवर कर रहे हैं। और तो ये जो अर्ली स्टेज में अगर कैंसर को पकड़े, उसकी ना स्टेजेस होती हैं, डिपेंड करते हैं कितना साइज है, कहाँ स्प्रेड किया, उसके हिसाब से स्टेज बनाते हैं। फर्स्ट सेकेंड स्टेज में सारे मेजॉरिटी कैंसर जो है ना क्योर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। और जितनी स्टेज ज़्यादा होगी उसको पूरी तरह से खत्म करना भी मुश्किल हो जाता है। तो स्टेज 4 वालों को पूरी तरह से नहीं कर सकते थे, तो दवाइयों से लाइफ बढ़ाने की, कंट्रोल करके ना लाइफ बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो डिपेंड करता है फिर कितना है किसी का, किस किस्म का है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक, सो ट्रीटमेंट में भी बहुत चीज़ें हैं, दवाइयाँ हैं जिसको कीमोथेरेपी बोलते हैं। आजकल तो टारगेटेड दवाइयाँ, इम्यूनोथेरेपी दवाइयाँ, बहुत तरह की दवाइयाँ आ गई हैं, जिससे कि इवन स्टेज 4 वाले कैंसर में भी कई लोगों को बड़ा अच्छा फायदा हो जाता है। और सर्जरी है, रेडियोथेरेपी है, तो बड़ी एडवांस सर्जरी आ गई है, रोबोटिक सर्जरी भी आ गई है, तो बहुत तरह की एडवांसमेंट्स हैं इसमें। पर हमें उतनी डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, हमें ये जानना है कि इससे कैसे बचना है, लाइफस्टाइल को कैसे ठीक रखना है, और अगर कोई लक्षण आए तो तुरंत उसकी जांच करवाना है। ठीक है, चलो अभी कुछ क्वेश्चंस पूछो अगर आपके मन में कोई आ रहा है। मोटा मोटा तो हमने उसके लक्षण, उसके कैसे डायग्नोज करना है ये जान लिया है। और मेमोग्राफी की जो स्क्रीनिंग होती है ना, स्क्रीनिंग मेमोग्राफी बोलते हैं, 40 साल की उसमें तो वैसे ही कहते हैं कि करा लो, एक दो बार अपना साल में टेस्ट करवा लेना चाहिए। सर्विक्स कैंसर के लिए पैप स्मीयर का टेस्ट आता है, जो भी बड़ा कॉमनली अवेलेबल है, वो गायनी के डॉक्टर कर देते हो। मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर है, वो बड़ा कॉमन है, तो उसमें थोड़ा पेशाब रुक के होने लग जाता है, उसका भी PSA टेस्ट से हो जाता है, ब्लड टेस्ट से पता लग जाता है। तो कुछ कैंसर को बड़े ही ईजिली डायग्नोज कर सकते हैं। अगर सिस्ट कहाँ की, हाँ, तो पानी, सिस्ट का मतलब होता है पानी की थैली जैसा या गांठ जैसा। तो सिस्ट कैंसर नहीं होते यूजली, आमतौर पे सिस्ट जो होती है बिनाइन होती है। सिस्ट्स आर नॉट कैंसर, वो पानी से भरी हुई थैलियाँ बन जाती हैं कहीं भी, और वो तो डिपेंड करता है अगर ऑपरेशन करना है या कुछ नहीं भी करना कई बार। तो ऐसा कुछ है तो एक बार मिलकर डॉक्टर से पता लग जाएगा, कुछ करने की जरूरत है। और आमतौर पर सिस्ट कैंसर नहीं होते।
ठीक है हाँ जी। और सब कुछ पता लग गया है ना, किसी को कुछ नहीं पूछना है। पूछना है पूछ सकते हो, बाद में कोई नहीं बताएगा। हाँ जी आसपास किससे बात कर सकते हैं, अस्पताल जाना पड़ेगा या सरकार ने कुछ ऐसे जगह बनाई है, कोई डिस्पेंसरी बनाई है, ऐसे कोई अवेयरनेस के लिए कुछ बनाया है जिनसे हम बात कर सकते हैं, कुछ ऐसे फ़ोन नंबर या ऐसा कोई सेटअप उन्होंने बनाया हो जहाँ जाके हम उनसे बात कर सकें। मेरे है तो कहीं पता हो कि उससे ऑर्गेनाइजेशन कोई NGO है, इस तरह के हम सेटअप में बनाए कि हम बात किससे कर सकते हैं। देखो पहले तो खुद ही अवेयरनेस चाहिए, जागरूक तो इंसान को खुद ही होना पड़ेगा और डिपेंड करता है कि किस प्रॉब्लम कितनी आई है। देखो अगर तो हमें डायरेक्टली क्लियर ही हो गया, मान लो बच्चे जाने की प्रॉब्लम है कोई, तो पेशेंट क्या होगा, गायनी के डॉक्टर के पास पहले चला जाएगा और फिर उस डॉक्टर के बस की बात है तो ठीक है, नहीं तो वो आगे डिपेंडिंग अपॉन की कितनी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से पेशेंट को रेफर कर देते हैं डॉक्टर। अगर उनके लेवल पे नहीं करने वाला है तो कैंसर सेंटर्स बहुत अवेलेबल हैं। अगर हम गवर्नमेंट लेवल की बात करें तो सेक्टर 32 हॉस्पिटल में है, अभी सोहाना में भी यहाँ पे हो गया है, कैंसर सेंटर बन गया है, और PGI में है, मैक्स हॉस्पिटल है, फोर्टिस हॉस्पिटल है, प्राइवेट में तो बहुत हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे कैंसर के स्पेशलिस्ट और रेडियोथेरेपी मशीन और सारी सर्जरीज, कीमोथेरेपी, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। तो वो पेशेंट को अपनी इंश्योरेंस, अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी क्षमता के हिसाब से भी डिसाइड करना है कि उसको कहाँ पे किस सेटअप में जाके वो इलाज करवाना है। हमारे एरिया में बहुत फैसिलिटी है, इनफैक्ट मोहाली, चंडीगढ़ इस एरिया में तो बहुत सेंटर्स हैं, मतलब कमी नहीं है। हाँ ठीक है, कोई रिमोट डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे इतने सेंटर्स नहीं हैं, तो आजकल तो हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है अच्छा अपग्रेड करके मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, सिविल हॉस्पिटल जो हैं, और डिस्पेंसरी लेवल पे ट्रीटमेंट तो नहीं होगा पर एटलीस्ट गाइडेंस मिल जाएगी, वहाँ के डॉक्टर जो है गाइड कर देंगे कि आगे क्या करना है, कहाँ पे जाना। एक बात होने के सामने जिसको नहीं पता था, नहीं होती मेरे जैसा कोई किसी ने कहा कि डॉक्टर ही लगा है तो नहीं डॉक्टर के पास जाएगा तो कुछ और ही कर देगा ये करके। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोग जिनको भ्रांतियां हैं, तो उनके लिए एक संदेश भी आपकी तरफ से कि मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल जगह क्यों जरूरी है और क्यों डॉक्टर के पास जाना चाहिए सब। देखो इस वक्त ना जैसे कई सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, एलोपैथी एक सिस्टम हो गया जिससे मैं आता हूँ, ऐसे आयुर्वेदा, ऐसे यूनानी सिस्टम, सिद्धा सिस्टम, होम्योपैथी सिस्टम, बहुत तरह के सिस्टम चल रहे हैं। बट आमतौर पे हम देखते हैं कि एलोपैथी में जो है जो एडवांसमेंट ज़्यादा है, उसमें रिसर्च ज़्यादा है, इस तरह की बीमारियों से जो लड़ने की, जो उसको डायग्नोज करने की, उसको ट्रीट करने की जो क्षमता है वो एलोपैथी सिस्टम के पास ज़्यादा है। बाकी जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उतनी रिसर्च और वो नहीं कर रहे हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। कैंसर ट्रीटमेंट में साइड इफेक्ट जरूर हैं। अब कई पेशेंट्स क्या कर रहे हैं, कीमोथेरेपी से बाल झड़ जाएंगे या सर्जरी से दर्द होगा, वो ट्रीटमेंट ही नहीं कराते हैं, वो छोड़ देते हैं ट्रीटमेंट कराना, जो कि हमारे हिसाब से गलत है। एटलीस्ट एक कोशिश तो करनी चाहिए इलाज करने की, नहीं तो क्या होता है वो स्टेज जो है बढ़ जाती है, स्टेज 1-2 से स्टेज 4 हो जाता है, तो स्टेज 4 में फिर आपको फायदा नहीं मिलता। तो इसलिए जल्दी डिटेक्शन करना जरूरी है और एक कायदे से उसकी टेस्ट करना, बायोप्सी करना, स्कैन करके देखना, फिर उसका इलाज करना। अब जैसे हमारे हॉस्पिटल में क्या करते हैं, फीवर बोर्ड मीटिंग करके मेडिकल, सर्जरी, रेडिएशन सारे डिपार्टमेंट डिसाइड कर लेते हैं कि किसी पेशेंट का बेस्ट ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है। ठीक है, तो वो तो मिलके ही होगा ना सारा, अगर सारे स्पेशलिस्ट मिलजुल के काम करेंगे तो वो फैसिलिटी भी एलोपैथी में अवेलेबल है। तो उससे डर के तो आप बीमारी को बढ़ा लेंगे, उसका कोई फायदा नहीं निकलने वाला। और आपका प्रश्न जैसे आपने पहले बताया कि इसी मंथ में 2 बार सर्कल आता है गर्ल्स को, वो क्या कहते हैं कि मेडिकल से नॉर्मल स्टोर से दवाई ले लेते हैं, इनको लेनी चाहिए या नहीं? जबकि इस टाइम में ऐसा होता है कि गर्ल्स का सर्कल सही चल रहा होता है, लेकिन उस टाइम के बाद का वो बिल्कुल ना मात्र कह सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है ना मात्र में, और जो डबल सर्कल चलता है उसमें
मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ना, बहुत स्ट्रेस की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से, डाइट की वजह से कुछ ना कुछ उसमें ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसके लिए प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट से ही मेडिसिन लें, जो गायनी के डॉक्टर होते हैं, फीमेल स्पेशलिस्ट, उनसे जांच करा के ही दवाई लेनी चाहिए। ऐसे खुद से दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज ये हार्मोन्स वाली मेडिसिन है, ये नुकसान कर सकती हैं अगर आप खुद से खाते हो। डिस्मेनोरिया बड़ा कॉमन है, तो वो ठीक है, डिस्मेनोरिया हो सकता है, तो फिर भी एक बार जांच करा के लो। खुद से ही केमिस्ट से मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, इसमें गलती हो सकती है। हेल्पलाइन नंबर ऐसे क्या गवर्नमेंट की तरफ से जनरल हेल्पलाइन नंबर है, नॉट दैट की कैंसर हेल्पलाइन इतनी कोई वाइडली ऐसे इस्तेमाल नहीं हो रही है। और हेल्पलाइन पे ना आपको पूरी जानकारी नहीं मिल सकती है, बिकॉज ये बहुत बड़ा विषय है। तो एक बीमारी नहीं है, कैंसर हर ऑर्गन का कैंसर एक डिफरेंट है। तो कोई भी ऐसी दिक्कत होती है कि जाके अपने स्पेशलिस्ट से ही जांच कराएं, तो इसमें आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सकते हैं। कोई आपके तरफ से कोई और प्रश्न हो, आपके मन में आता हो तो आप पूछ सकते हैं।